सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मिलने कराची डिफेंस में उनकी निजी रिहाइश गाह पहुंचे। उनके सेक्रेटरी सैयद आबद अब्बास ने इस्तकबाल किया। खुद बाहर आकर मिले। ना आप सिंधी वडेरे, ना आपका कोई लंबा चौड़ा सियासी पस मंज़र, मिडिल क्लास घराने से तल्लक है। अब आप सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर हैं। आप में क्या ख़ास बात है कि इस ओहदे तक पहुँचे? मुझे सियासत का बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने हमेशा ट्रेंड्स को, ट्रेडिशंस को हटा के लोगों को आगे प्रमोट किया। तो मेरा शौक़ था, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पॉलिटिक्स करता था, फिर आके अपना बिज़नेस किया, कारोबार किया, और कारोबार के बाद जब कारोबार सेटल कर लिया तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जो है वो पॉलिटिक्स में भी एक शौक़ था। और फिर बीबी शहीद से मेरी मुलाकात हुई 2-3 दफ़ा, उसमें मोहतरमा ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इस तरह के नौजवान आगे आएँ। फिर मुझे मौका दिया कि मैं इलेक्शन लड़ें। तो मेरी पहली इलेक्शन थी वो उस वक्त के हालात में मुश्किल सीट थी थर पार्कर की, और उस वक्त अरबाब गुलाम रहीम चीफ़ मिनिस्टर थे। तो मैंने मुश्किल से मुश्किल सीट जो है वो कॉन्टेस्ट की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने देखा कि ठीक है, मेहनती लड़का है। तो आप क्या समझते हैं, आपकी मेहनत की वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं? मैं जी यही समझता हूँ कि मेरी पार्टी की लीडरशिप ने जो है वो एफ़र्ट्स को देखा है, और देखा है कि जी शौक़ और मेहनत दोनों चीज़ें शामिल हैं। कभी जेल में और कभी इक़्तिदार की रेल में, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, इतना मद्दोजज़र? देखिए, वजह तो मैं कहता हूँ नसीब की बात है। जब असीर भी होते हो तब नसीब की बात है, वज़ीर होते हो तब भी नसीब की बात है। लेकिन अगर आप वज़ीर बनते हो फिर आप डिलीवर क्या करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने लोगों के लिए क्या डिलीवर करते हो। नहीं, क्यों आपको जेल में भेज देते हैं फिर? क्या वजह, क्या समझते हैं, असली वजह क्या है? बस शायद कुछ कभी कभी कहते हैं ज़्यादा बोलना भी गले में पड़ जाता है। कभी आप जो है कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता। आपको मैं एक चीज़ तो मिसाल दे दूं कि बीच में अभी इमरान खान साहब की हुकूमत थी 3.5 साल, तो जो बोलता था उसको सुबह को टॉक शो में बात कर रहा होता था, शाम को नैब का कॉलअप नोटिस आ जाता था। वो एक अलग मॉडरेट किस्म की आमरीत इमरान खान ने एंजॉय की। और उसके अलावा ऐसे पहले भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस तरह किया कि अपने मुखालफिन को चुन के, जो ज़्यादा बोलने वाले हैं या जो ज़रा एग्रेसिव होते हैं, मतलब तनकीद बर्दाश्त करने का जो मादा जो है ना वो बहुत कम लोगों में है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने जब 5 साल हुकूमत पहले प्रेसिडेंट थे, एक भी सियासी कैदी जेल में नहीं था। आज भी अगर सिंध में हमारी हुकूमत में कोई सियासी असीर जेल में नहीं है। तो ये हमेशा पीपल्स पार्टी ने तो ये सोच नहीं रखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो एक उनका एक माइंड सेट है। माइंड सेट ये है, आमराना माइंड सेट, कि जी मेरे ख़िलाफ़ अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की तो उसको गिरफ्तार कर दो। ये अनफॉर्चुनेटली ये PMLN के दौर में भी रहा है और PTI के दौर में भी इस तरह की चीज़ें रही। आपके एक अंकल सिराज मेमन बहुत बड़े सहाफ़ी रहे, पहले वो ब्यूरोक्रेट थे, फिर कॉलम नवीस भी बने, बहुत बड़े सिंध के अखबार नवीस भी थे, और आपके वालिद ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। तो थोड़ी तफसील बताएं इस हवाले से। मेरे चचा बिल्कुल वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी थे पाकिस्तान के बड़े, और अखबार भी उनकी हिलाल पाकिस्तान पहली सिंधी अखबार जो भुट्टो साहब ने निकाली थी उसके वो एडिटर भी थे, और भुट्टो साहब के साथ वो 74 मुल्क उन्होंने साथ विज़िट किए थे। मेरे वालिद साहब ट्रांसपोर्टर थे, और थोड़ी सी ट्रांसपोर्टर थे, मेहनती थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उन्होंने अच्छे तरीके से हमें पाला, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने मास्टर्स की, तो वालिद साहब ने ही सारी वो चीज़ें की। उसके बाद मैं खुद सेल्फ मेड आदमी, मैंने कारोबार अपना सारा खुद शुरू किया। बेटों के हमरा नाश्ता किया। आप बताएं अपने फादर के बारे में, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है और किस बात पर आप ज़रा इन्हें समझाते हैं कि बाबा ये ना किया करें? अच्छी बात यह है कि इनकी हमेशा सबके लिए नीयत बहुत अच्छी रहती है और सबकी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, और
इनकी जो एक ऐसी बात है जिसमें हम सब समझाते हैं कि सब पे एतबार बहुत जल्दी करते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने अपना ओ लेवल्स GCSEs लंदन से किया, यूनिवर्सिटी भी लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट में किया, और दुबई से फिर मैंने एक फ्रेंच कोर्स किया था। पॉलिटिक्स भी करना चाहता हूँ मैं, और साथ साथ बिजनेस भी देखना चाहता हूँ। आमतौर पे जो पॉलिटिक्स है इसको लोग इतना पसंद नहीं करते हमारे शहरों में, तो क्या वजह है? क्या करें कि इसको ठीक कर लें? हर इंसान अपने उस पे ही जज किया जाता है अपने काम पे, तो जो अच्छा काम करेगा उसको सब अच्छे काम से याद रखते हैं। तो कोशिश तो हमने जितना टाइम किया है पॉलिटिक्स, तो वही कोशिश की है कि कोई अच्छा काम करें कि लोग हमें अच्छे काम से याद रखें। क्या समझते हैं यूथ क्या चाहती है पॉलिटिशियन से? वो भी काम चाहती है, वो भी बेहतर एक मुल्क चाहती है, बेहतर शहर चाहते हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ चाहते हैं, और एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं। जी बेटे, आप बताएं अपने फादर के बारे में, हाउ मच ही लव्स यू, और ये बताएं कि दूसरे वालिदैन से किस तरह मुख्तलिफ है? मेरे जो बाबा हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपने सारे बच्चों से इक्वली प्यार करते हैं, और जो उनको सारे वालिदैन से अलग बनाता है वो ये बात है कि वो हर बात, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आपसे बात करेंगे, जो मुझे लगता है हर वालिदैन नहीं करता। वो समझते हैं बात। क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी 11th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ ब्रिटिश ओवरसीज़ स्कूल में। इसके बाद मैं अपने A-levels कराची में ही करूँगा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए अब्रॉड जाऊँ। कहाँ जाएंगे? USA। सिंध के सेक्रेटरीज और अपने साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को भी नाश्ते पर मदऊ किया। अपने सेक्रेटरीज और स्टाफ के साथ मीटिंग की। घर से रवाना हुए। कराची में चलने वाली नई EV बसेस में बैठकर सफर किया। साल से कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट रहा है, और सिंध हुकूमत से हमेशा लोगों को शिकायत थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब आपने ट्रांसपोर्ट तो शुरू की है, और कितनी बसें हैं और कितने लोगों को केटर कर रही हैं? सोहेल साहब, बिल्कुल कराची का एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी कई मुल्कों से ज़्यादा जो है एक शहर की आबादी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की ये हिदायतें थी। फिर उस पर चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने उस पर अमल दरामद करते हुए हमें ये टास्किंग दी। इस वक्त हम जिस बस में बैठे हुए हैं ये EV बसेज़ हैं। ये माहौलियात के हिसाब से दुनिया में आइडियल तरीन बसेस का ट्रांसपोर्ट समझी जाती है, और ये पाकिस्तान में, मैं बताता चलूँ कि पहला शहर है कराची और सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसने EV बसेस ये इंपोर्ट की। फिर पिंक बसेस, अब ये भी जो बस यहाँ गुजर रही है आप देखें, ये है हमारी पीपल्स बस सर्विस है, ये वो जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान की पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जिसने ख़वातीन के लिए पिंक बसेस जो हैं वो शुरू किए हैं। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए। इसमें मज़े वाली बात है कि अभी हमने जो ड्राइवर्स ट्रेन किए वो भी ख़वातीन हैं। इन बसेस को आप जाके देखें कि ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ये इस तरह की सिर्फ ख़वातीन की बसेस पूरे UAE में नहीं मिलेंगी, पूरे UK में नहीं मिलेंगी, पूरे US में नहीं मिलेंगी, किसी मुल्क में नहीं मिलेंगी। जब हमने ये शुरू किया तो आपके इंटरनेशनल जरीदों ने इस पर रिपोर्ट्स ली, जर्मन जरीदों ने इस पर रिपोर्ट्स ली। कितनी बसेस आप टोटल लेके आए हैं? जो इस रोड पे हैं वो 350 बसेस चल रही हैं। शहर में कितनी डिमांड है और कितनी आप पूरी कर रहे हैं? यहाँ पे हज़ारों बसेस की डिमांड है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, लेकिन उसको अब पूरा करने के लिए हम BRTs बना रहे हैं। BRTs जो वो उसके अलग सेपरेट ट्रैक होंगे। ऑरेंज लाइन BRT हम कंप्लीट कर चुके हैं, रेड लाइन BRT का काम हम शुरू कर चुके हैं, येलो लाइन BRT का काम वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। आप कितने मुसाफिरों को केटर कर रहे हैं, और है कितने इस वक्त रोज़ पैसेंजर कितने होते? 2,25,000 वो जो मुसाफिर हैं उनको ये हमारी बसेस इस वक्त इसको अवेल कर रही हैं ये फैसिलिटीज़। लेकिन जो हमारे BRTs बन रही हैं और मज़ीद बसेस भी हम लेके आ रहे हैं। कितने पैसे खर्च किए हैं आपने इस मद में? हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी कॉस्ट है। हमारा जो रेड लाइन BRT है वो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम कर रहे हैं, जो येलो लाइन BRT है वो वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं। तो वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और वो अरबों रुपए जो है वो कराची के आवाम के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रहे हैं। नहीं तो आपने बसेस सिंध हुकूमत की अपनी है या प्राइवेट लोगों की है? क्या तरीके, मोड क्या है? ये मोड ये कि सिंध हुकूमत ने बसेस ये परचेज़ की हैं, खुद हमने परचेज़ किए, फिर हमने इसको जो है इसका ऑपरेशन जो है वो आउटसोर्स किया है। और उस पर इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि 30-35 किलोमीटर का भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं सिर्फ 50 रुपये भर रहे हैं किराया। पंजाब में ये हुआ था
कि नई बसेस आती थी, फिर उसके स्पेयर पार्ट्स चोरी हो जाते थे, मिसमैनेजमेंट होती थी, वो शोबा ही ख़त्म हो गया। आपने इसके लिए क्या इंतज़ाम किया? यस, बहुत अच्छा किया हमने। इसके ऑपरेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। ऑपरेशन को आउटसोर्स इस तरह किया हुआ है कि NRTC जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो इस वक्त हमारा बस ऑपरेटर है यहाँ पर। इनकी मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है, इसके ड्राइवर्स, उसकी सैलरीज उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है। अमूमन गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। सबाई एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस पहुंचे। DG एक्साइज औरंगजेब पनहूर ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। महकमे की कारकर्दगी पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। एक्साइज एंड टैक्सेशन बहुत अहम महकमा है। ज़ाहिर है इससे सूबाई हुकूमत को रेवेन्यू मिलता है। पहले से रेवेन्यू कितना बढ़ाया है और क्या क्या इक़दामात किए हैं? क्या यहाँ स्पेशल नंबर लेने पर भी आप कोई खुसूसी पैसे चार्ज करते हैं? तो हमें जो टारगेट्स दिए गए थे इस बार, वो टैक्स कलेक्शन के वो थे 130 बिलियन, जो हमने उससे ज़्यादा रिकवरी करके दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है उसमें एक बेहतर किस्म की एक रिज़ल्ट नज़र आई। कभी और हमें टारगेट दे दिया गया है, उसको भी देख रहे हैं। हमने इस बार शुरू किया, ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने शुरू किया कि हमने कहा कि जी लोग जो है बाकी दुनिया के ममालिक में जो है लोग शौकिया बड़े बड़े नंबर प्लेट्स लेते हैं, तो हमने कहा कि जी हम एक फ़ंड रेजिंग स्टार्ट करें। फ़ंड रेजिंग क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले जो सैलाब आए थे, उसके बाद दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में। होना क्या कि आपने साहिब हैसियत से पैसा वो लेना है, शौकिया। आप ना कोई गन पॉइंट पे ले रहे हैं, ना कोई टैक्स लगा के ले रहे हैं, वॉलंटियर उनसे पैसा ले रहे हैं, और वो पैसा आप जो है वो गरीब। महंगी से महंगी जो नंबर प्लेट है वो कितने की बेची आपने? 3-4 घंटे में 40 नंबर प्लेट ऑक्शन किए। उसमें जो नंबर 1 था, वो उसका ऑक्शन वो हुआ 10 करोड़ रुपए में। फिर कोई 4 करोड़ में बिकी, कोई 5 करोड़ में बिकी। तो हमने उस रात को कोई 67 करोड़ रुपीस जनरेट किए। हमारे पास अब सारी 100% रिकवरी हो जाएगी। तो वो फिर हम सिंध हुकूमत के हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट एज अ पूल वो देगा, डोनेशन उनको देगा कि उससे उन गरीब लोगों के घर बन सके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मैं समझता हूँ मेरे लिए फेवरेट सब्जेक्ट है, वो है नार्कोटिक्स का। तो उसमें मेरा ये चैलेंज था कि हमने हर सूरत में ड्रग्स के ख़िलाफ़ हमने एक बहुत ही रूथलेस किस्म का क्रैकडाउन करना, और हमने किया है। काफ़ी ड्रग पेडलर्स मारे भी गए हैं, काफ़ी ड्रग पेडलर्स मुकाबलों में ज़ख्मी भी हमें मिले हैं। इसी तरह हमने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। जब आप कोई तैयार करते हैं ना, आपको एक पिक्चर सामने आती है, फिर आपने रिफॉर्म्स की तरफ जाना होता है। रिफॉर्म्स क्या है? रिफॉर्म्स ये है कि हमने कहा जी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमें पता है कि हमें उसके लिए रेजिस्टेंस आएगी सोसाइटी से। तो हमने कहा भले रेजिस्टेंस आए, लेकिन हम पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, हम स्कूल के उन मैनेजमेंट को लेंगे, लेकिन हमने जो है उन बच्चों के रैंडम टेस्ट करने ताकि हमें पता चल सके और बच्चों को खौफ हो कि जी अगर मैं ड्रग कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं बिल्कुल मादक पेदर आज़ाद हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। उसके अलावा हमने काफ़ी चेक पोस्ट नई बनाई हैं जहाँ पे लोगों को हम लोग रैंडम चेकिंग्स भी कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस पहुँचे। हर सियासतदान के अज़ाइम तो होते हैं, एम्बिशन भी होता है। हम ख़बरें सुनते रहते हैं कि यहाँ सियासी क़ियादत में बड़ी लड़ाई है। आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्या मुराद अली शाह साहब से आपके अच्छे तल्लुकात हैं या ख़राब रहते हैं? देखिए जी, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे वर्किंग रिलेशनशिप तमाम टीम मेंबर्स की तरह जो हैं अच्छी तरह रहे हैं। और वो आपने मेरी जब भी कभी कोई गुफ्तगू सुनी होगी तो हमेशा हम शुरुआत ही ये करते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन सब एज अ टीम मेंबर होकर चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ लोग जो है वो हमेशा मसाले के तौर पर जो है वो लोगों की चीज़ें इस तरह लाते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
ये पार्टी ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। एज अ सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब रहे हैं। आपने देखा होगा ही इज़ ए स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट, और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट के हैसियत से उन्होंने अभी तक जो भी परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ी ही देर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आ गए। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत की। वजारत की कितनी तनख्वाह और मराद मिलती हैं? आप तो कई शोबों के वजीर हैं, तो क्या वो सब वजारतों के पैसे लेते हैं? नहीं जी, एक ही मिनिस्ट्री एक ही के पैसे मिलते हैं। एज ए मिनिस्टर पैसे मिलते हैं, वजारतों के नहीं मिलते। तो वो जो एक नॉर्मल तनख्वाह है, कोई सब मिला के कोई 1.5 लाख रुपए हो जाती है। और मराद क्या क्या है? सरकारी घर होता है जो कि मैं नहीं लेता, और मैं कहता काफ़ी वजीर सिंध के वो कोई भी सरकारी घर नहीं लेते। ट्राइबल या मेडिकल होता है वो भी हम नहीं लेते सरकार से। वजारत के अलावा आपके बिजनेस भी चल रहे हैं, और वो कौन कौन से चल रहे हैं? मॉडरेट किस्म की एग्रीकल्चर की फार्मिंग होती है, वो हम कर रहे होते हैं। लाइव स्टॉक का भी काम है, और कंट्रोल शेड्स जो हैं, जो आप मुर्गियां बाज़ार में खा रहे होते हैं, वो भी है। फ़िश फार्मिंग भी है, और मैंगो मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ। सो इसके अलावा भी मेरे बच्चे जो हैं, बेटा वगैरह, उनके अपने वो मुख्तलिफ बिजनेस हैं, वो भी करते हैं। और उससे पहले कितनी ज़मीन है, बाग कितना है, और कितने पैसे कमा लेते हैं माहाना या सालाना? देखिए जी, मैं अपने एग्रीकल्चर टैक्स भी भरता हूँ, और एग्रीकल्चर टैक्स मेरा जो है वो अच्छा खासा होता है। 50 लाख करोड़? इससे थोड़ा ऊपर होता है। लाइव स्टॉक में कितने जानवर रखे हुए हैं आपने? जी, मेरे पास इस वक्त कोई 1000 से ज़्यादा जानवर हैं। ऑस्ट्रेलियन काऊ भी है, गोट्स भी हैं, और गाय भैंसें सब जो हैं, शौकिया भी हैं, और कैमल्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि कैमल का मिल्क जो है वो बहुत महंगा आपका जाता है। और अच्छा खासा यहाँ पे कुछ ऐसे हैं बड़ी कंपनीज जो वो आके आपके डोर स्टेप पे मिल्क वगैरह लेकर जाते हैं। ये बताएं कि माहाना या सालाना आमदन कितनी है आपकी, क्योंकि जो सियासतदान है उसकी तो हर चीज़ लोग जानना चाहते हैं। अच्छी खासी हो जाती है। अभी मैंने टोटल की नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर यानी NICVD पहुंचे। डायरेक्टर NICVD डॉक्टर ताहिर सगीर ने इस्तकबाल किया। CCU वार्ड का दौरा किया। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए भी सिंध में आ रहे हैं, नॉर्थ से और अफगन साइड से, और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है इलाज के लिए भी सिंध में आ रहे हैं। अभी जो सामने फिगर पड़ी हुई है कि सिर्फ NICVD में आज़ाद कश्मीर से 61,144 पेशेंट आए हैं, बलूचिस्तान से 7,48,295 पेशेंट्स आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से 12,090 पेशेंट्स आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 75,053 पेशेंट्स आए हैं, पंजाब से 2,69,000 पेशेंट्स आए हैं, और अब टोटल अगर ऑल टुगेदर कर दें इसको 11,65,976 पेशेंट जो हैं सिंध के अलावा पाकिस्तान भर के, हमारी सिर्फ एक हॉस्पिटल NICVD देख रही है। जनाह अस्पताल पहुंचे। यहां के साइबर नाइफ वार्ड का दौरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर तारक ने इस्तकबाल किया। देखिए, साइबर नाइफ एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है। दुनिया में कोई 500 से कम यूनिट है। जब हमने 2012 में लगाया था वो एक मरीज को तकरीबन 2.5 घंटे में करता था। फिर 2015 में हमने उसको अपग्रेड किया, 2.5 के बजाय 90 मिनट में करता था।
फिर अभी ये जो इस वक्त यूनिट लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें दिया है $4.1 मिलियन का, तकरीबन आप कह लें $1.25 अरब की। पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह साइबर नाइफ से जब इलाज कराते हैं तो 50 से 90 हज़ार डॉलर कह लें, 1 से 2 करोड़ रुपया लिया जाता है। ये फैसिलिटी पूरी दुनिया में वाहिद है जहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह होता है। पाकिस्तान के 167 शहरों से और 15 मुल्कों से लोग यहाँ पे इलाज करा के जा चुके हैं 2012 से अभी तक, मुफ्त इलाज, कोई कैश काउंटर नहीं है। अब तक कितने लोग इलाज करा चुके हैं? हज़ारों में लोग, क्योंकि 2012 से हम इलाज शुरू किया हुआ है। और अब इस वक्त अगर आप पूरी गूगल करें कि चेक करें कि दुनिया में ऐसे कितने सेंटर हैं पूरी दुनिया में कि जहाँ पे एक सेंटर में 2 साइबर नाइफ और 2 टोमोथेरेपी हो, तो 9 सेंटर हैं, हम 10वां सेंटर है। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के ऑफिस पहुंचे। सेक्रेटरी खालिद शेख ने सैलाब मुतासिरीन के लिए बनने वाले 21 लाख घरों पर ब्रीफिंग दी। गुज़िश्ता 14 महीने में हमने सर फरवरी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। हम 16 महीने में हमने $2 अरब की फंडिंग सारी एक्वायर कर ली और हम 6 लाख घर कंस्ट्रक्शन में डाल चुके हैं, 2 लाख घर कंप्लीट हो चुके हैं। सिंध एमरजेंसी सर्विस की रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस का मुआयना किया। ज़िंदगी में आपने मुश्किल वक्त भी देखे, अच्छे वक्त भी देखे, सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था और सबसे अच्छा वक्त कौन सा? नहीं, मेरी लाइफ में हमेशा वो, जैसे आपने ECG की देखती है ना, अब वेव्स इस तरह रहे हैं, अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे। मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था? मुश्किल तरीन वक्त बहुत सारे रहे हैं। इस वक्त आपको कौन कौन से बताऊं? नहीं, जेल में कोई ऐसा दिन मुश्किल? जब आपके जेल में आपके मुल्क का एक चीफ जस्टिस आपके खिलाफ पर्सनल हो और आप, वो क्यों आ गए थे वहाँ पर और वहाँ से शहद की बोतल या पता नहीं क्या था उसमें, शराब थी या शहद था, क्या था? अब मैं जेल में था कस्टडी में और वहाँ की हर इन एंड आउट चीज़ जो थी वो उनके ही हाथ में थी, जेल इंतजामिया के, और वो खुद चीफ जस्टिस साहब आए थे। अगर शराब होती तो चीफ जस्टिस साहब वहाँ पे छोड़ के ना जाते। नहीं तो वो आए क्यों थे? आपसे क्या जाती? वो ये चेक करने आए थे कि ये जो है मैं क्या वाकई कैद में हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने जब सुबह को 8:30 बजे आए तो उनको मैं कैद में ही नज़र आया और वो बहुत सारी चीज़ों पे पर्सनल थे। किस बात पे, क्यों? साकिब निसार साहब? हाँ, साकिब निसार साहब PMLN पे भी पर्सनल थे, पीपल्स पार्टी भी पर्सनल थे। उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने इलेक्शन, बाकायदा इलेक्शन में उन्होंने, मैं समझता हूँ चीफ पोलिंग एजेंट का, इमरान खान का उन्होंने रोल प्ले किया है और उन्होंने, ही वॉज वेरी बायस्ड और हम उनके इंतकाम का ठीक ठाक निशाना रहे। मेरी बेल्स उन्होंने कैंसिल करवाई हैं बैठकर। जो आपकी तरफ से नैब का प्रोसिक्यूटर वो कहते हैं जी हमारे पास इनके खिलाफ कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है, लेकिन आपने 21 महीने किसी के तो गुजार दिए, आपने मीडिया ट्रायल तो कर दिया, आपने उन लोगों को जो है सोसाइटी में गंदा तो कर दिया। तो यही टैक्टिक्स अनफॉर्चुनेटली रहे हैं लोगों को, पॉलिटिशियंस को मलाइन करने के लिए इस मुल्क में। अपने दोस्त और सिंध के सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की रिहाइशगाह पहुंचे। घर की बेसमेंट में आए। पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। नासिर शाह और उनके बेटे ने सिंधी अजरक और टोपी पहनाई। माशाल्लाह आज़ाद ख्याल हैं, हुस्न को भी पसंद करते हैं। तो हुस्न कैसा पसंद है और उसमें क्या चीज़ खास कर निस्वानी हुस्न में पसंद है? ये बड़े ख़तरनाक किस्म के सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ही अच्छा लगता है। नहीं, फिर भी कोई ख़ास चीज़ जिस पे अट्रैक्ट होते हैं? डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ कि आजकल लोग जो है ना नॉलेज पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पढ़े लिखे होने में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जितना पढ़ा लिखा शख्स होता है, जितना अच्छा बोलने वाला होता है, वो इंसान को ज़्यादा अपील करता है। कई लोग तो वज़ीर बनते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने भी कोई ऐसा काम किया है? जी अल्लाह का शुक्र है, और एक ही मेरी शादी है और एक ही बेगम है, और मैं समझता हूँ कि जो है वही मेरी एब्सेंस में मेरे बच्चों की तरबियत जो अच्छी की है
मेरी बेगम ने किए कि हमने एग्ज़ाइल भी काटे हैं, हमने जेलें भी काटी हैं। मैं शायद खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपनी मैरिज लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैं एक ही शादी पर कायम और दायम रहूँगा। बचपन और लड़कपन का शर्जील मेमन आज से कितना मुख्तलिफ था? मैं स्काउट भी रहा हूँ। पाकिस्तान में जो हाईएस्ट एक होता है रैंक बैज होता है कायद-ए-आज़म स्काउट, वो भी मैं रहा हूँ। वो चंद ही लोग होते हैं। फिर मैं बचपन में मैं स्क्वैश खेलता था और स्क्वैश में मैं हैदराबाद बोर्ड का कैप्टन भी था और स्पोर्ट्स में उस वक्त की एक्टिविटी रहती थी। फिर यूनिवर्सिटी में भी जैसे एक नॉटी बच्चे होते हैं। ये तो पहली दफ़ा जेल भी तो आप ज़माना तालिब इल्म में चले गए। फर्स्ट टाइम जब जेल गया था तो मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था। मुझे याद है कि मैं रात को सो रहा था तो एक हमारा एक पेपर एग्जामिनेशन का कोई एक फटा था, एक पेपर कोई फटा था। उस चक्कर में वालिद साहब मरूम ने बोला पेपर देख के आया। मैंने पेपर देख के आया। झूठ बोला मैंने वालिद साहब को। वो पेपर वो फट चुका था, उनको पता चल चुका था। रात को 4 बजे बेल नॉक हुई तो जाम शोरो थाने की 3-4 पुलिस मोबाइल जो है वो लेने आ गई। तो और उस वक्त मैं बहुत यंग और आपको पता कि इस तरह के स्टूडेंट जो है उनको थोड़ा गेटअप अलग होता है। तो जब दरवाज़ा ही मैंने खोला तो मुझे कहा कि जी शजील मेमन को बुलाओ। मैंने कहा मैं हूँ शजील मेमन। बोले झूठ बोलो, शजील मेमन को बुलाओ। तो खैर वो ले गए। फिर मुझे थाने 2 रातें थाने में गुजारी। फिर बेल वेल हुई और फिर निकले। तो वो जो स्टूडेंट लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें हम काफ़ी इसमें एक्टिव थे। फर्स्ट टाइम जेल जब हम गए तब मेरे ख्याल से मेरी एज होगी सर 19। आप मखदूम अमीन फ़हीम के बहुत करीब रहे, जुल्फ़कार मिर्ज़ा के बहुत करीब रहे। मखदूम अमीन फ़हीम से क्या सीखा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा की आसिफ जरदारी से जब नाराज़गी हुई तो उससे क्या सीखा? टेक्निकल क्वेश्चन किया। मखदूम साहब एक बहुत ही नफीस इंसान और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मैंने उससे ज़्यादा नफीस शख्स कभी नहीं देखा। कभी उनको मैंने गुस्से में नहीं देखा। उनसे मेरी बहुत न्याज़मंदी थी। मुझे पॉलिटिक्स में जो फर्स्ट टाइम मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी वो निसार खोड़ो साहब ने करवाई थी। निसार खोड़ो साहब ने उस दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ईमेल की थी कि जी एक यंग एक बिज़नेसमैन है, यंग बिज़नेसमैन है और पार्टी को सपोर्ट करता रहता है, उसको हम चाहते हैं पार्टी में लेके। फिर मतलब इनिशिएट वही किया उसने किया था। फिर जब पहली दफ़ा टिकट के लिए हुई थी, मीटिंग हुई थी, तब मखदूम साहब जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मैंने पीपल्स पार्टी से वो सीट मांगी थी जो फर्स्ट टाइम मैंने जो इलेक्शन टिकट अप्लाई किया था। मैंने कहा मुझे वो टिकट दें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक नहीं जीती। तो मोहतरमा ने बहुत अप्रिशिएट किया हद से ज़्यादा और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मतलब जैसे कोई बड़ा समझा था, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसको करना। फिर उस सीट पे जब भी फैसला रिजर्व था तो मुझे याद है बाकी सीट्स पे डिस्कशन हो रहे थे। तो हर बार जब भी किसी सीट पे डिस्कशन होता था तो मोहतरमा कहती थी व्हाट अबाउट शर्जील मेमन, व्हाट अबाउट शर्जील मेमन। मतलब उनका मुझे ये चीज़ बड़ी जो इंस्पायर की मोहतरमा कि मोहतरमा में वो पहचान थी। तो उन्होंने उस मीटिंग में और सब अभी माशाल्लाह काफ़ी लोग उसमें ज़िंदा हैं और उनसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मोहतरमा ने बहुत सपोर्ट किया। खैर उसके बाद आपने बात की जुल्फ़कार मिर्ज़ा की। जुल्फ़कार मिर्ज़ा से मेरी अच्छी दोस्ती रही और काफ़ी अच्छा वास्ता रहा। लेकिन मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के उनके ऊपर बहुत बड़े एहसानात थे, बहुत बड़े एहसानात थे जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब पर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो चले उनके साथ मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया, आसिफ जरदारी साहब को भी करीब से देखा, बिलावल भुट्टो के चेयरमैनशिप पे भी काम किया। इन तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान की एक उम्मीद की किरण थी और इसीलिए उन्होंने कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर। उनमें बहुत बड़ी जुर्रत थी और बहुत ही ज़्यादा मोहतरमा में एक करेज थी और विज़न बहुत वसी था उनका। मतलब और वो मेरे ख्याल से वो कभी कभी इंसान का नसीब साथ नहीं देता। वो इस बार एक बहुत डिफरेंट एक फ़ील होता था कि मोहतरमा के जहन में बहुत कुछ है, मोहतरमा के दिल में बहुत कुछ है, वो कुछ बहुत तब्दील करना चाहती हैं। तो वो मोहतरमा का एक अलग रोल था। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का मैं ये हमेशा
कहता भी हूँ, जिक्र भी करता हूँ कि उनका पाकिस्तान पर एक एहसान है, और वो एहसान उनका सबसे बड़े में बड़ा ये है जो उन्होंने 27 दिसंबर के बाद नारा लगाया पाकिस्तान खपे का। सोहेल साहब, ये बहुत आसान बात है यार, क्या ये तुम लोग पाकिस्तान खपे बोल देते रहते हो। आज वो कहना अलग सिचुएशन है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। उस वक्त जो माहौल था, उस वक्त जो पब्लिक की पल्स थी, वो हालात देख के, उस सूरत हाल देख कर पाकिस्तान खपे का नारा लगाना उस वक्त, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एहसान था। एक बिलावल साहब का नहीं बताया। हाँ, तो वो सारी शुरुआत जो है वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की थी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक जो उनकी सोच है, वो सोच इसी तरीके से है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में जो है वो लसानियत की सियासत ना हो, पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन की सियासत ना हो। आप देखेंगे सबसे नौजवान निडर लीडर बिलावल साहब ने जिस तरीके से तालिबान को ललकारा या एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, पाकिस्तान के किसी एक लीडर का मुझे नाम बता दें आप। अगर बिलावल साहब को देखें, जहाँ पे भी गरीब की बात होगी, गुरबत की बात होगी, अभी वो 2 लाख सोलर के यूनिट्स लोगों को देने जा रहे हैं, उनको सारी उम्र बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे। ये विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। कोई फ़र्क भी है तीनों में? देखिए, हर एक की अपनी क्वालिटी है ना, और जैसे एक घर में 2 सगे भाई भी होंगे तो हर एक में ज़रा थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। कोई किसी एक फील्ड में ज़्यादा बेहतरी के लिए सोचता होगा और कोई एक और फील्ड में बेहतर सोचता होगा। तो ये पूरी एक लेगेसी है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। आप सोचते तो होंगे कि कल को शर्जील मेमन को कैसे याद रखा जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने आज के आपके इंटरव्यू का सबसे, मैं इसको अगर इम्पॉर्टेंट सवाल जिसको मैं समझता हूँ, देखिए इंसान की ज़िंदगी मुख्तसर है और इंसान को अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को कभी कभी मीडिया ट्रायल जब निशाना बनाते हैं और गलत ख़बरों की जीनत बनाते हैं तो हम लोगों की परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। एक ख़बर चली थी, मैं आज आपके चले शोबे कर लेता हूँ कि जी शर्जील मेमन के बेसमेंट पे रेड पड़ा और 2 अरब रुपए निकाले गए। मुझसे उन्होंने फ़ोन भी किया, मैंने कहा यार झूठ है, मेरे घर में बेसमेंट ही नहीं है। आज से मैं आपको 7-8 साल पहले था, मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था। जिस दिन खबर चली, दूसरे दिन में आया पाकिस्तान, सिर्फ इस खबर की वजह से आया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा यार देखो, अगर मेरे घर से मिले 2 अरब रुपये तो मुझे प्लीज़ अरेस्ट करो। मैंने उस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो सिर्फ वकील थे, अभी सियासत में नहीं आए, तो मैंने उनको कहा यार लीगल नोटिस भेजो। उन्होंने लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद क्या किया उस चैनल ने, इतनी सी खबर चला दी कि जी वो खबर सही नहीं थी और ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की। इसी तरीके से 2018 में, जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो कुछ चैनल्स ने बाकायदा कैंपेनें चलाई, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ प्रॉपर कैंपेनें चली। आज भी मुल्क का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है कि हमने 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबसे बुरा साबित करने के लिए कैंपेनें चली इस मुल्क में। मीडिया के ज़रिए भी कैंपेनें चली, बाकी तरीके से कैंपेनें चली। अब क्या है कि वो इतना हमने वो गलत कहते किसी झूठ को इतना बोलो सच साबित होना शुरू कर दिया। हमने इतना झूठ को फैलाया कि अब लोग समझते हैं कि वाकई वो लोग जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बुरी हैं, बाकी एक जो था वो कोई फरिश्ता था। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ से, आपके मेरे हाथ से सब गुनाहगार आदमी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। आपके सवाल पे बात हूँ, जो आपका सवाल था, मैं चाहता हूँ कि मैं लोग कोई अच्छी चीज़ें याद करके जाएँ, जिसमें मैंने कहा कि अगर आज पिंक बस सर्विस है ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान में पहली पिंक बस सर्विस है, तो मैं चाहता हूँ लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। अगर पाकिस्तान की पहली EV बसेज़ हैं तो लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। मैं EV टैक्सीज़ लेके आना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की पहली। किसी भी गवर्नमेंट में इस वक्त टैक्सीज़ नहीं चल रही हैं। आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद में, कहीं भी सरकारी टैक्सीज़ नहीं चल रही हैं। मेरी इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने में मेरी कोशिश है कि मैं सर्विस शुरू कर दूँ, और वो भी एक पिंक सर्विस, पिंक टैक्सीज़ अलग शुरू करूँ, नॉर्मल टैक्सीज़ अलग शुरू करूँ। पिंक टैक्सीज़ में ख़वातीन ड्राइवर और ख़वातीन राइडरशिप हो, वो मैं पहला एक लेगेसी छोड़ना चाह रहा हूँ। फिर इसी तरह नार्कोटिक्स जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मैं कहता हूँ कि मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मंशात फरोशों को नहीं छोड़ना। रक्स, मौसीकी, गज़ल गोई क्या पसंद है आपको? अगर कोई थोड़ा सी मायूसी वाला मूड है तो गज़ल भी सुन ली जाती है, और अगर कोई अच्छा मूड है तो कि अच्छे सॉन्ग्स भी सुन लिए जाते हैं जिसमें कोई हल्की सी बीट शीट हो कि बंदा एंजॉय भी करे। देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग में काफ़ी दोस्त देखते हैं, मुझे रक्स देखना अच्छा नहीं लगता, पसंद, मतलब पर्सनली मुझे पसंद नहीं। मतलब रक्स करना बुरी बात नहीं, मैं खुदा ना करता किसी रक्स को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली उसमें इतनी मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अच्छा म्यूज़िक हो। गुलकारा कौन सी पसंद है? मुन्नी बेगम के कुछ गाने बहुत अच्छे थे। आबदा परवीन साहिबा के जब भी सुनते हैं तो झूम उठते हैं। अभी एक आपका KPK का एक बैंड है
बहुत ही अच्छा बैंड है खुमारियाँ। मैं उनको खुमारियाँ वालों को, अभी मेरे बेटे की तकरीब थी, उसमें मैंने उनको बुलाया, तो मैंने उनको कहा यार तुम उन वाहिद लोगों जिसने शजीन मेमन को नचाया, आज तक किसी ने नचाया। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, हमारे मुल्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हम सब का काम है कि हम सब मिलकर अपने मुल्क को मेड इन पाकिस्तान मुहिम को चलाएं और पाकिस्तान में मौजूद जो चीज़ें हैं उनको हम आगे उजागर करें।